हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, आज हम आरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए लगा लीजिए, जीडी के एग्ज़ाम के लिए लगा लीजिए या सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए लगा लीजिए जो आईबी ने लिया है, उसके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद करेंगे। और ये अनुच्छेद का टॉपिक आपने बोला था क्योंकि ये आरपीएफ के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है। आज हम अनुच्छेद करेंगे। कल का जो ज्योग्राफी का टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कुछ आपको क्या करवाया था कि भारत के नदियों के किनारे बसे नगर। और आज हम पहले अनुच्छेद देखेंगे, फिर देखेंगे हम विश्व की नदियों के किनारे बसे नगर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही है आरपीएफ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। अभी आपको एक बात और कि एसएससी जेई की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसके बारे में भी डिटेल आपको बता देंगे। तो चलिएगा, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद पढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद में किस चीज के बारे में बताया गया। तो चलिएगा, हम सबसे पहला देखेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे। तो हम पहले अनुच्छेद नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, कि अनुच्छेद नंबर 1 क्या बताता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत राज्यों का संघ है, क्या पूछा जाए कि भारत राज्यों का संघ है, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है। आपसे पूछा जाए कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 1 में किसको बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है। क्लियर है। तो उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का पद आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए या भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर जो 52 है, अनुच्छेद नंबर 52। ये किसके बारे में बताता है, भारत में राष्ट्रपति के पद के बारे में। आपसे पूछा जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर जो 52 है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में हमें बताता है। उसके बाद में चलिएगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। एक सेकंड, उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, अनुच्छेद 52 हुआ राष्ट्रपति के पद के बारे में। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 53 यानी 52 जो है वो राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्य, जितने भी राष्ट्रपति के कार्य हैं वो अनुच्छेद 53 में। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आ सकता है अनुच्छेद 54 से, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, तो बता सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिएगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता क्या है। प्रत्यक्ष वो होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो जनता के द्वारा सीधे रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम हमारे एमपी चुनते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रत्यक्ष रूप से होती हैं। अब अप्रत्यक्ष क्या होते हैं कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिसको चुनते हैं, तो हमारे लिए हमारे प्रतिनिधि हमारा राष्ट्रपति चुनेंगे, वो कैसा होगा, प्रत्यक्ष। यानी राष्ट्रपति के लिए वोट हम सीधे रूप से तो नहीं डालते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। क्लियर है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सी पद्धति के द्वारा, एकल सकर्मणीय पद्धति, सीधा भी कह सकते हो या आप बोल सकते हो एकल सकर्मणीय समानुपातिक पद्धति, एकल सकर्मणीय समानुपातिक पद्धति। तो आप किसी भी तरीके से इसको जान सकते हो। देखिए वैसे ये होता क्या है, जानते हो क्या आप इसके बारे में। देखिए ये आपको मैं शॉर्ट रूप में थोड़ा सा समझा दूं, फिर टाइम लगा तो अच्छे से समझाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास राष्ट्रपति के पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं। ठीक है, हमारे पास राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार हैं। इन चारों उम्मीदवारों में से हम इस
हमारा तो ऐसा होता है ना कि हम एक ही लोग, हम जब वोट डालते हैं यानी हमारे गांव का सरपंच चुनते हैं तो हम एक ही जने को वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति में एकल सकर्मणीय क्या होता है कि हमारी प्रेफरेंस देखी जाती है। अगर हम वोट डाल रहे हैं तो पहला ये देखा जाएगा कि पहला हम किसे देना चाहते हैं वोट, पहले नंबर पे, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर। क्लियर है? तो प्रेफरेंस देखी जाती है। फिर अगर देखे, फिर वो वोट देखते हैं कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं। क्लियर है? दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं। तो ये एकल सकर्मणीय पद्धति होती है। क्लियर है? आपकी जब प्रेफरेंस को देखा जाता है। समझ में आई है इतनी बातें? और ये पेपर में क्वेश्चन ये भी आए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो आप देखिए, जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है वो सदस्य भाग नहीं लेते। मोस्टली जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभाओं के या लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। तो वो आपको अलग से बताया जाएगा। तो 54 जो अनुच्छेद है वो किसको बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन को। चलिएगा हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद जो है, नेक्स्ट आर्टिकल है वो कौन सा है, देखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, तो इसके बारे में तो मोस्टली लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वो जानते ही होंगे कि अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये निर्णय लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य मिलकर लेते हैं, उनमें वोटिंग होती है। ठीक है? तो ये देखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है राष्ट्रपति पर। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत ला सकते हैं हम, तो अनुच्छेद 61। उसके बाद में अब एक बात, किसी को अगर मौत की सजा दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, ठीक है, किसी को फांसी की सजा दी गई है, क्लियर है इतनी बातें, और किसी की वैसी सजा माफी है, तो अगर क्षमादान की शक्ति अगर पूछी जाए तो पूरे इंडिया में एक ही व्यक्ति के पास है, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा भी जो है वो माफ करवा सकते हैं, इतनी बात आप जान लीजिएगा। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 72 में क्या दर्शाया गया, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान दे सकते हैं। कोई भी अगर अपराधी है, उसे फांसी की सजा दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसको क्षमा कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको अच्छे से दोबारा बता दिया जाएगा। उसके बाद चलिएगा, नेक्स्ट जो है वो है अनुच्छेद 85, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मैंने मतलब फालतू वाली चीजें कोई भी नहीं पढ़ाई, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वही, और जो पूछे गए हैं उनको भी लिए। ठीक है? अनुच्छेद 85 जो है वो क्या बताता है, देखिए आपसे पूछा जाए कि लोकसभा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसे विघटित किया जा सकता है या किसे भंग किया जा सकता है, तो आप बाद में ध्यान रखिएगा, लोकसभा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, राज्यसभा का कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, या फिर राज्यसभा के 2/3 सदस्य है, हर 3 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद चेंज हो जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं हो सकती। किससे विघटित किया जा सकता है, लोकसभा को। राष्ट्रपति कर सकता है ऐसा काम कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, ये राष्ट्रपति की पावर है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 85। तो आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 85 में किसके बारे में बताया गया है, तो आप बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 85 में, राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है? तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद नंबर 123। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़ी वर्डिंग को ध्यान में रखिएगा, जैसे महाभियोग बताया मैंने। तो अनुच्छेद नंबर 123 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश
कौन जारी कर सकता है पूछा जाए तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। तो अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 123 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब सुनिएगा, अध्यादेश होता क्या है? देखिए, कोई भी कानून बनता है, ठीक है, कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद में राष्ट्रपति तीनों की अनुमति से बनता है। ये बात तो आप जानते हो कि कोई भी नया कानून बनता है या कोई भी नया बिल पास होता है या किसी चीज से पैसा धन निकालना होता है तो वो तो चलो अलग बात है कि कहाँ पैसा लगाया जा रहा है, कहाँ पैसा लगाना है। पैसा लगाने के लिए भी किससे अनुमति लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा से। अब मेरी बात सुनिए कि मान लीजिए कि लोकसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा, ठीक है, लोकसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा मौजूदा टाइम पे, और ना ही राज्यसभा का कोई सत्र चल रहा है, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कोई बिल पास करवाना है, कोई कानून पास करवाना है या कोई नया विधेयक बनाना है, ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का तो कोई सत्र चल ही नहीं रहा। उस समय राष्ट्रपति एक्शन ले सकता है, किस रूप में? अध्यादेश के रूप में। यानी इसी को अध्यादेश कहा जाता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी मतलब विधेयक या कोई भी कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय राष्ट्रपति कानून बना सकता है, राष्ट्रपति निर्णय लेता है, उस निर्णय को अध्यादेश के रूप में लिया जाता है। और ये निर्णय 6 महीने तक, मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक लिया जा सकता है। इसको 6 महीने के बाद जब भी संसद का कोई भी सत्र चलता है उस समय उस पे चर्चा की जाती है। अगर वो विधेयक सही है तो उस पर उसको रेगुलर रखा जाता है। क्लियर है इतनी बातें? तो समझ में तो ये था अध्यादेश, और अध्यादेश जो है वो 123 में। क्लियर? उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 143 की। 143 अनुच्छेद नंबर 143। तो अनुच्छेद नंबर 143 क्या है भाई? देखिए इसमें क्या होता है कि सलाह लेता है कौन? राष्ट्रपति। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 143 में क्या होता है कि राष्ट्रपति सलाह लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। किससे लेता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। अब ये सलाह राष्ट्रपति माने या ना माने उसकी मर्जी है। क्लियर है? लेकिन राष्ट्रपति सलाह लेता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? 143 के तहत। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, तब आप क्या बताएंगे? 143। लेकिन वो उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे हम। होप सो आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है उपराष्ट्रपति। देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का तो हमने देख लिया कि 52 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो बताएंगे 63। उपराष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 63। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको भी पता होगा, आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ये बात सब जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है, तो आप बताते हैं उपराष्ट्रपति। क्लियर है? वाइस प्रेसिडेंट। अब किस अनुच्छेद के तहत होता है ये पूछा जाए आपसे कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डीप में जाएगा तो आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो देखिएगा, एक बात सुनिए, उपराष्ट्रपति का पद तो 63 नंबर अनुच्छेद में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताएंगे 64 इसके साथ लगता है। क्लियर है? उपराष्ट्रपति का पद 63, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत? 64।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को लेकर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री से एक दो प्रधानमंत्री के अनुच्छेद देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कौन से है। तो सबसे पहले देखिएगा कि राष्ट्रपति सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। जो प्रधानमंत्री है ये राष्ट्रपति की सहायता करता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है, कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री करता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, यानी राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है कौन? प्रधानमंत्री। और आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो आप बताएंगे 74। क्या बताएंगे? 74। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है प्रधानमंत्री। कौन से अनुच्छेद के तहत? 74 के तहत। उसके बाद मंत्री परिषद का प्रधान आपसे पूछा जाए कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। मंत्री परिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आप बताएंगे 75 के तहत। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है किस अनुच्छेद के तहत, ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 75। मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री करता है, वो भी कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 74 के तहत, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक अनुच्छेद और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद यहाँ पे 74 बता दिया, 75 बता दिया। एक 76 नंबर अनुच्छेद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रपति और महान्यायवादी से रिलेटेड है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी आपसे पूछा जाए कि भारतीय सरकार का, ठीक है, या भारतीय संविधान का या भारतीय गवर्नमेंट का सबसे बड़ा न्यायवादी, सबसे बड़ा वकील कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है, ठीक है। भारत का एक महान्यायवादी होता है। और आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की, अगर आपसे पूछा जाए महान्यायवादी की को मतलब चुनता कौन है और इसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, पूछ लिया जाए। क्या पूछ लिया जाए? नियुक्ति कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है? तो दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 76 के तहत। आपसे पूछा जाए महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत पूछा जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 76। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखिएगा फिर आप संसद से देखते हैं थोड़े से। संसद खुद किस अनुच्छेद में है? संसद जो है भारत के लिए एक संसद होगी, ये 79 नंबर अनुच्छेद में कहा गया। क्लियर है? ये एक छोटा सा 7 से 7 संसद 7 आ गया। 10 तो होता नहीं है, 7 तो एक बार हमने ले लिया तो 6 को छोड़ दिया, 10 तो होता नहीं है, 10 को घटाकर एक क्या लिख दिया 9, तो क्या बन गया 79। यानी संसद का जो पद है, संसद की व्यवस्था, आपसे पूछा जाए संसद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो 79 नंबर अनुच्छेद में। उसके बाद में संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन से? राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति मैंने बता दिया अनुच्छेद नंबर 52। उसके बाद में देखते हैं हम लोग राज्यसभा। आपसे पूछा जाए कि संसद का बुजुर्ग सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। और राज्यसभा 80 नंबर, संसद 79, राज्यसभा की व्यवस्था 80, लोकसभा की एक और बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 81। लोकसभा की व्यवस्था 81। क्लियर है? निर्णायक मत की अगर हम बात करें, ठीक है, निर्णायक मत क्या होता है? देखो कोई भी कानून पास करवाना है, कोई भी कानून पास करवाना है या किसी भी प्रकार की वोटिंग हो रही है लोकसभा और राज्यसभा में, किसमें? लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। क्लियर है?
लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी तरीके की वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो संसद के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। संसद के अध्यक्ष होते हैं, एक तो उपराष्ट्रपति होता है, किसका होता है, राज्यसभा का, ठीक है, और एक होता है लोकसभा। अब लेकिन उपराष्ट्रपति का इसमें कोई भी रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है पता है आपको? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन जब भी राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बैठता है, लोकसभा की इकट्ठी बैठक होती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठी बैठक होती है, तो उसकी जो अध्यक्षता करता है ना, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसे कि अभी लोकसभा अध्यक्ष, अगर इनका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो वर्तमान में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? सुमित्रा महाजन। तो वो इसकी क्या करेंगी? अध्यक्षता करेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्णायक मत जो दिया जाता है तो वो अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? संसद के अध्यक्ष को होता है। तो अब यहाँ पे सुनिए वो किस अनुच्छेद के तहत होता है कि संसद का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत रख सकता है? जब लोकसभा और राज्यसभा की जो मतलब वोट्स की संख्या है वो क्या हो जाए? बराबर। तो उसको जिता वो या वो राज्यसभा को जितवा सकता है या किसको? लोकसभा को। तो निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। और आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 100 के तहत, ठीक है। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है अनुच्छेद नंबर 100 के तहत। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। होप सो आपको सारी की सारी बातें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 105। अनुच्छेद नंबर 105। देखो संसद को ना कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा संसद को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 105 के तहत संसद को मतलब विशेष अधिकार दिए गए। एक राष्ट्रपति के अनुच्छेद में गिन लीजिए या संसद के अनुच्छेद में गिन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद नंबर 108। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी विधेयक जब पास नहीं होता तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। कोई भी अगर विधेयक पास नहीं हो रहा है और उसको पास करवाना जरूरी है तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता इसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये बात ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और बुला कौन सकता है? यह भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति, ठीक है। आपसे पूछा जाए लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, ये बात पूछी जाए तो ये बात बताएंगे कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो इसमें ना एक बार देख लीजिए आप कैसे कि देखिए हमारे जो विधेयक होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। साधारण विधेयक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, और एक होता है धन विधेयक, मनी बिल, ठीक है। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया जा सकता है, मतलब दोनों में लगाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगाया जा सकता है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को। लेकिन धन विधेयक मात्र एक ऐसा विधेयक है जो सिर्फ किसमें लगाया जाता है? लोकसभा में। देखिए जिसने जो सारा लेक्चर एंड तक मेरे साथ रहेगा वो आज बहुत कुछ सीख के जाएगा। क्लियर है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए जा सकते हैं, दोनों में लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब हम धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लगाया जा सकता है। अब देखिए ये जो वित्त विधेयक है और धन विधेयक ये लगभग आपस में 90% आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो इनको लेकर कंफ्यूजन बहुत होती है। इनको लेकर क्या होती है? कंफ्यूजन बहुत होती है कि ये विधेयक वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर मैं सीधे मीनिंग में आपसे कहूं
कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय लेता है, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे कि ये निर्णय जो लेता है ये लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेता है, कि लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, जो हमारे सुमित्रा महाजन जी हैं वो डिसाइड करेंगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा गया था कि धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। क्लियर है इतनी बातें? अब मान लीजिए कोई भी साधारण विधेयक है, हम साधारण विधेयक को लेकर चलते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक की अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये लोकसभा में लगाया गया, लेकिन इसके लिए राज्यसभा के सदस्य राजी नहीं हो रहे। ठीक है, इसका प्रोसीजर है पूरा का पूरा साधारण विधेयक का, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये विधेयक। ठीक है, लोकसभा में लगाया गया और राज्यसभा में इसको मतलब मान नहीं रही, या राज्यसभा में लगाया जाता है और लोकसभा इसके लिए एग्री नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि कोई भी विधेयक लोकसभा लगाएगी और वो राज्यसभा नहीं मानेगी, और राज्यसभा लगाएगी लोकसभा, तो इससे तो कोई भी कानून जो है वो बनेगा ही नहीं, कोई भी कानून नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा होता है कि एक कानून पास करवाना, एक विधेयक बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन उसमें आपसी मतभेद के कारण इनके सदस्य राजी नहीं होते, तब क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को लगता है कि जो विधेयक बनाना है जो जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या काम करता है? ठीक है, राष्ट्रपति क्या काम करता है? इसमें बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए अनुच्छेद नंबर 108, जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है, तब आप क्या बताएंगे कि अनुच्छेद नंबर 108 के तहत जो राष्ट्रपति है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तब आप क्या बताएंगे? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, राइट। तो ये थी बातें, तो ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। क्लियर है? तो चलिएगा आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद में धन विधेयक की अगर हम बात करें तो धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक के बारे में जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो बताएंगे कि धन विधेयक जुड़ा है अनुच्छेद नंबर 110 से। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद नंबर 110। उसके बाद में बजट की बात कौन से अनुच्छेद में करते हैं? अनुच्छेद नंबर 112, जिसमें किसके बारे में बताया गया? वार्षिक बजट के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 112 बजट, वार्षिक या वित्तीय लेन देन जितना भी होता है जिसको हम बजट बोलते हैं, कितना हमने लिया और कितना हमने किसी को दिया, तो वो सारा का सारा किस में आता है? अनुच्छेद नंबर 112 में। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 117, अनुच्छेद नंबर 117 में बताया गया वित्त विधेयक, वित्त। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 117, इसमें किसके बारे में बताया गया? वित्त विधेयक के बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जितने भी अनुच्छेद है सारे के सारे अनुच्छेद करवाए जाएंगे लगभग आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो अनुच्छेद बनते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 124 में कही गई है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तब बताएंगे आप अनुच्छेद नंबर 124 में। 324 और 124 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा 324 में निर्वाचन का है। ठीक है, निर्वाचन
आयोग के बारे में 324 में है, 124 के बारे में बात आएगी तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन आएगा। क्लियर है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 131, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 131 खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद रहे तो कर लेना कि मूल आरंभिक अधिकार जितने भी होते हैं, क्षेत्राधिकार, वो इसमें आते हैं। मूल आरंभिक अधिकार खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं याद हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। मूल आरंभिक अधिकार क्लियर है। उसके बाद में राज्यपाल के बारे में देखेंगे, 124 जरूर याद रखिएगा इसमें से, ठीक है। राज्यपाल, अब जैसे कि भारत में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यों में क्या होता है, राज्यों में क्या होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। जैसे भारत में राष्ट्रपति, उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो अगर राज्यपाल की अगर हम बात करें कि राज्यपाल की परिभाषा के बारे में किसके में बताया गया, तो 152 में राज्यपाल की परिभाषा, ये पद नहीं है राज्यपाल का, राज्यपाल की परिभाषा है। आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की परिभाषा के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आप कौन सा अनुच्छेद पढ़ोगे, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा पढ़नी है तो। और हाँ, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 153 में, ठीक है। राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 153 में। अब उसी तरीके से राज्यपाल में भी अगर मतलब राज्य का कोई भी मामला है, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट की अगर कोई भी बात है, हाई कोर्ट में किसी भी सदस्य को कोई सजा सुनाई गई है, उसको क्षमादान की शक्ति, उस अपराधी को क्षमादान की शक्ति, क्षमादान कर सकता है, वो कौन करता है, राज्यपाल। अगर हम बात करें कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट है उसमें तो क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन जब राज्य की हाईकोर्ट की बात करती है तब कौन कर सकता है, राज्यपाल। जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति का पद है, राज्यों में किसका पद है, राज्यपाल का। तो अगर यही बात की जाए कि क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद के दी गई है, 161 के तहत, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 161। उसके बाद में नेक्स्ट राज्यों में होता है महाधिवक्ता। महाअधिवक्ता अलग अलग राज्यों में क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है। तो आपसे पूछा जाए महाअधिवक्ता का पद कौन से अनुच्छेद में लिया गया, 165। महाअधिवक्ता होता है राज्यों में, ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत लिया गया है, तो बताएंगे अनुच्छेद नंबर 165। महाअधिवक्ता का पद कौन से अनुच्छेद 165 के तहत। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद कौन से अनुच्छेद के तहत, 164। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री का पद 164 के तहत, क्लियर है। उसके बाद में विधानसभा की संरचना 170। विधानसभा होती है हर राज्य में, विधानसभा की संरचना अनुच्छेद नंबर 170। विधानसभा की संरचना पूछी जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 170। उसके बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बताया मैंने 124। हाई कोर्ट पूछा जाए राज्यों के लिए, राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था या एचसी यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई, राज्यसभा में हाई कोर्ट की व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद 214, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 214। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय का गठन, कि ये तो बात ठीक है, अनुच्छेद नंबर 214 में ये की गई कि राज्यसभा में राज्यों में हाईकोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अगर हम गठन की बात करें कि राज्यों में हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आप बता देंगे 216। उच्च न्यायालय का गठन पूछा जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 216। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद नंबर 262। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद नंबर 262।
तो ये है नदी जल विवाद। नदी जल विवाद क्या है? नदी जल विवाद, यानी आपसी राज्यों में कोई जल के कारण, नदी के जल के कारण विवाद होता है, तो वो किसमें? अनुच्छेद नंबर 265। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 280, और ये पूछा गया था आरपीएफ के एग्जाम में। वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में कहां बताया गया? अगर वित्त आयोग की बात करें तो वो कहां बताया गया? अनुच्छेद नंबर 280 में। और केंद्र और राज्य के बीच में जो कर का विभाजन होता है, टैक्स का मतलब विभाजन होता है, केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य के बीच में करों का विभाजन, ये भी किसमें बताया गया? अनुच्छेद नंबर 280 में। ठीक है, वित्त आयोग की बात की जाए या केंद्र और राज्य के बीच में करों का विभाजन पूछा जाए तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 215। अनुच्छेद नंबर 215 यानी यूपीएससी का गठन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का गठन। क्लियर है? यूपीएससी का गठन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन अनुच्छेद नंबर 215 में। क्लियर है? उसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया कि अनुच्छेद नंबर 324 निर्वाचन आयोग का गठन। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद नंबर 324 किसके बारे में बताता है? किसका गठन करता है? निर्वाचन आयोग का गठन करता है, निर्वाचन आयोग का गठन करता है। क्लियर है? उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद नंबर 330, अनुच्छेद नंबर 330 तो जो एससी एसटी को, एससी और जो एसटी कास्ट है, ठीक है, एससी और एसटी कास्ट जो है उनमें लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण, लोकसभा में एससी और एसटी वालों के लिए अलग से सीटें होती है ना, तो वो बताया गया लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण। ठीक है, वो किस में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 330 में। अब जो नेक्स्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी। तो वो किस अनुच्छेद में बताया गया? राजभाषा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, 343। आपसे पूछा जाए भारतीय राजभाषाओं के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 343। ठीक है, और कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? 22। और हमारी जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 343। उसके बाद में आपातकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपातकाल कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, आपातकाल कितने तरीके के हैं? 3। इमरजेंसी जो होती है, ठीक है, 3 तरीके की है। एक तो है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है राज्य में, यानी अगर आप बोलते हो तो राष्ट्रपति शासन बोल सकते हो कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अब वित्तीय आपातकाल होता है कि धन की कमी हो जाती है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? आपसे पूछा जाए वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 360। और फिर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, राष्ट्रपति शासन जब कोई राज्य अपना मतलब अच्छे से शासन नहीं चला सकता तो वो 356 के तहत लगता है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आप बताएंगे 356 के तहत। और फिर अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध होता है उसके तहत लगे, कहीं भी युद्ध हो रहा है या किसी भी तरीके का, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा 352 के तहत, अनुच्छेद नंबर 352। तो ये ध्यान में रखिएगा, वित्तीय आपातकाल 360 के अनुसार और राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 के तहत। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में चेंज किया जा सकता है। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से है और कहां से लिया गया, किस राज्य से ली गई है? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से।
दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से इसे लिया गया है भारत में। और अगर आपसे पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो 368 और फिर J&K यानी जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, विशेष राज्य का दर्जा, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 370 के तहत। चलिएगा आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मैंने कल आपको बताया था कि आप मेरे को अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने किया, उसमें देखिए हिस्ट्री सारी की सारी करवा रहे हैं, वहां पे सारी की सारी हिस्ट्री करवाई जा रही है, ठीक है। तो वहां पे जाके फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर जो नीचे लिंक देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और उसको अनअकैडमी में खोलिए और वहां जाके फॉलो कीजिए और सारी की सारी वीडियो देखिए, आपको अल्टीमेटली फायदा मिलेगा उससे। क्लियर है? आपका फायदा होगा, थोड़ा बहुत हमारा भी होगा, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा नहीं होगा, लेकिन आपका ज्यादा होगा। क्लियर है? तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। जो मैंने सोचा था कि आज वाले लेक्चर में ही आपको वो करवा देते हैं विश्व की नदियों, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, आज के लिए इतना ही होता है। तो चलिएगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।